यस सरकार, नमस्कार। माहौल जबरदस्त शानदार। सीए फाइनल जिनके भी एग्जाम्स जनवरी 26 में हैं दोस्तों, यह है अमेंडमेंट लेक्चर एप्लीकेबल फॉर योर एग्जाम्स। सर सबसे खास बात यह है अमेंडमेंट कुछ है ही नहीं, 2 अमेंडमेंट्स है, कोई खास नहीं, मेजर नहीं, पर यस सर काम के अमेंडमेंट हो सकते हैं एग्जामिनेशन पर्पस के लिए। इसमें से आईएसडी वाला अमेंडमेंट तो सर बड़ा अच्छा है सर, जिसका एग्जाम में भी इंपैक्ट आ सकता है एंड प्रैक्टिकल लाइफ में तो इंपैक्ट है ही है। चलिए सर देखते हैं सर अमेंडमेंट्स क्या रिलेवेंट है, कौन सा अमेंडमेंट रिलेवेंट है। सबसे पहली बात तो आपको सबको पता है कि एज पर द पॉलिसी ऑफ द ICAI ऑल अमेंडमेंट्स मेड इफेक्टिव, मेड एप्लीकेबल सर 6 months prior to the month of the exams are relevant for your exams। तो सर जनवरी 26 अगर आपके एग्जाम्स है तो मालिक इसे 6 महीने पहले तक के अमेंडमेंट्स मतलब 30 जून 2025 तक के जितने भी अमेंडमेंट्स एप्लीकेबल हो गए आर रिलेवेंट फॉर योर एग्जाम्स। ओके, तो जिन्होंने भी सितंबर 25 एग्जाम दिया होगा या जिन्होंने भी लेक्चर्स देखे होंगे सितंबर 25 तक के अमेंडेड लेक्चर्स, उन्होंने अमेंडमेंट जो पढ़े होंगे वो 28 फरवरी 2025 तक के ऑलरेडी पढ़ लिए होंगे। ओके, तो ये अमेंडमेंट लेक्चर जो कवर करने वाला है, ये अमेंडमेंट कवर करेगा कहां से कहां तक, 1 मार्च 25 से लेकर 30 जून 25 के बीच में जितने भी अमेंडमेंट्स एप्लीकेबल हो गए, इफेक्टिव हो गए, आर रिलेवेंट फॉर योर एग्जाम्स। ओके, तो 1 मार्च 2025 से लेकर 30 जून 2025 के बीच में जो अमेंडमेंट्स एप्लीकेबल हुए वो केवल 2 ही है। अच्छा, GST 2.0 के जो अमेंडमेंट्स थे वो सर अक्टूबर में एप्लीकेबल हुए, वो सर सितंबर से एप्लीकेबल हुए, कुछ अक्टूबर से एप्लीकेबल हुए जो फाइनेंस एक्ट के अमेंडमेंट थे, पर वो आपके लिए रिलेवेंट नहीं है। सेकंड थिंग, फाइनेंस एक्ट 2025, फाइनेंस एक्ट 2025 के अमेंडमेंट्स जनवरी के लिए रिलेवेंट नहीं होते हैं, इसलिए ये केवल 2 अमेंडमेंट जो हम इस लेक्चर में पढ़ने वाले केवल वही ध्यान रखना है। भारत माता की जय। ओके, आइए बच्चों बात करते हैं हम। सबसे पहला इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर। सर ISD में अमेंडमेंट हुआ, क्या अमेंडमेंट हुआ तुम्हें बताता हूं बेटा। मैं सबसे पहले मैं अपने हिसाब से पढ़ाता हूं, फिर हम बुक में से देख लेंगे। इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर क्या होता है आपको पता है। पहले ISD को, इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर को अगर क्रेडिट डिस्ट्रीब्यूट करना होता था अपनी दूसरी ब्रांचेस को हैविंग द सेम पेन नंबर, तो एज अ ISD रजिस्ट्रेशन कराना कंपलसरी नहीं था। पहले क्रॉस चार्ज मैकेनिज्म वाज एप्लीकेबल एंड क्रॉस चार्ज मैकेनिज्म के थ्रू सर हेड ऑफिस अपनी ब्रांच ऑफिसेस को सर इनवॉइस इश्यू करके एक तरह से क्रेडिट पास ऑन कर सकता था। मतलब सर पहले जैसे एक सर्कुलर भी पढ़ा था सर हमने, ये रहा वो सर्कुलर ISD के बाद वाला बेटा, ये रहा सर। इस सर्कुलर ने भी क्लेरिफाई किया था, जहां बोला था क्या ISD की तरह रजिस्ट्रेशन कराना कंपलसरी है सर, तो पहले आंसर था क्या, नो इट वाज नॉट कंपलसरी, इट वाज ऑप्शनल। हमने पढ़ा था बेटा, जहां हमने पढ़ा था क्या, इट इज एन ऑप्शनल फॉर द HO टू गेट इटसेल्फ रजिस्टर्ड एज अ ISD। ये क्रॉस चार्ज मैकेनिज्म का सिस्टम भी फॉलो कर सकते हैं। क्रॉस चार्ज मैकेनिज्म आपने और मैंने बात करी हुई है। अच्छा, क्रॉस चार्ज मैकेनिज्म क्या होता है बेटा, HO ने मान लो थर्ड पर्सन से सर्विस ली विच इज कॉमन फॉर ऑल द ब्रांचेज, तो HO थर्ड पर्सन से सर्विस ले रहा है और HO अपना टैक्स इनवॉइस इश्यू कर देगा रेस्पेक्टिव ब्रांचेस को कि HO ने सर्विसेज दी अपनी ब्रांच ऑफिसेस को। ये मान लेंगे सर, HO ने थर्ड पर्सन से सर्विस ली और HO ने अपनी ब्रांचेस को सर्विस दी, इसको बोलते थे क्रॉस चार्ज मैकेनिज्म। वहां एज अ इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर रजिस्ट्रेशन कराना कंपलसरी नहीं था, वहां पे केवल टैक्स इनवॉइस के थ्रू सर HO अपने इनवॉइस लिख देगा ब्रांच ऑफिसेस को, तो एक तरह से HO से ब्रांच ऑफिस को क्रेडिट ऐसे पास ऑन हो जाती थी। पर अब सर इफेक्टिव फ्रॉम 1 अप्रैल 2025 अमेंडमेंट हो गया और अब क्रॉस चार्ज मैकेनिज्म बंद हो गया और सर मना कर दिया गवर्नमेंट ने, बोल दिया क्या, अगर कोई कॉमन सर्विसेज हेड ऑफिस लेता है अपनी ब्रांच ऑफिसेस के लिए, तो सर अगर उसको क्रेडिट पास ऑन करना है, क्रेडिट डिस्ट्रीब्यूट करना है, इफ दैट सर्विस बिलोंग्स टू मल्टीपल रजिस्ट्रेशन नंबर ऑफ द सेम पेन नंबर, तो ऐसे केस में ISD रजिस्ट्रेशन लेना कंपलसरी है। नाउ इट इज नॉट ऑप्शनल। तो सर इस सर्कुलर के अंदर, सर्कुलर तो पहले इशू किया था ना बेटा, इसलिए मैंने यहाँ पे ऑथर्स नोट लिख दिया है कि विथ इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2025 ऑल बिजनेसेस विद द मल्टीपल GSTINs अंडर द सेम पेन नंबर रिसीविंग टैक्स इनवॉइसेस फॉर कॉमन इनपुट सर्विसेज आर मैंडेटरीली रिक्वायर्ड टू रजिस्टर एज अ ISD। Until now, ISD registration was optional, but with this amendment, it has become compulsory. Hence, now with effect from 1 April 2025, clarification on this point has no relevance. इसलिए जो पहले वाला आंसर था ये अब रिलेवेंट नहीं रहा। आप इसको कट कर देना अपनी बुक के अंदर और ये ध्यान रखिएगा केवल आप बेटा। ओके मालिक, चलिए सर। अच्छा, ये अमेंडमेंट नोट्स आपको कहां मिल जाएंगे, ये वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, अपनी वेबसाइट ymconcept.com, उसमें फ्री रिसोर्सेज में
सीए फाइनल में इंपॉर्टेंट फॉर जनवरी 26, वहां जाइएगा, वहां से आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो बेटा। और वैसे उसका लिंक मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देने वाला हूं, जहां से आप ये नोट्स डाउनलोड कर सकते हो। अच्छा, तो सबसे पहला बात तो आईएसडी मैकेनिज्म कंपलसरी हो गया है। अगर आपको कॉमन सर्विस का क्रेडिट डिस्ट्रीब्यूट करना तो एज आईएसडी रजिस्ट्रेशन लेना कंपलसरी हो गया, ठीक है। दूसरी बात सर, अच्छा दूसरा जो पॉइंट बता रहा हूं, ये पहले भी लोग फॉलो करते थे पूरे हिंदुस्तान में, पर रूल में क्या लिखा नहीं था, तो अब लिख दिया बेटा। क्या है पहले समझाता था बेटा मैं। मान लो सर मेरा हेड ऑफिस है कहां, मुंबई महाराष्ट्र, सर जिसका मैंने रजिस्ट्रेशन ले रखा है एज अ इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर, ओके। अब मान लो एचओ ने कोई ऐसी सर्विसेज ली है जिसमें रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म लगता है। अब सर आप आईएसडी रजिस्ट्रेशन नंबर से कोई भी रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म वाली लायबिलिटी पे नहीं कर सकते। आईएसडी केवल सर क्रेडिट डिस्ट्रीब्यूट कर सकता है साहब, ये कोई लायबिलिटी पे नहीं कर सकता है। इसलिए पहले भी होता था ये कि सर जब भी आईएसडी सॉरी जब भी एचओ ऐसी कोई सर्विसेज अवेल करता था जिसमें रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म लगता था, तो वहां पर वो सर्विसेज का बिल नॉर्मल जो यूनिट हुआ करती थी, नॉर्मल रजिस्ट्रेशन नंबर जिसके बाद जिसका है जो सेम स्टेट में है, उसके नाम पे बिल लेता था मैं बेटा। क्लियर सर। अब क्या होगा, मान लो मेरा मुंबई महाराष्ट्र में एक फैक्ट्री है जिसका मैंने नॉर्मल रजिस्ट्रेशन ले रखा है, तो उसके नाम पे मैं सर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म वाला इनवॉइस लूंगा, और सर वो यूनिट जो है मुंबई ब्रांच वाली नॉर्मल रजिस्ट्रेशन वाली, वो क्या करेगी, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में गवर्नमेंट को टैक्स पे करेगी, भले वो आरसीएम सेक्शन नंबर 53 वाला हो, 54 वाला हो ऑफ आईजीएसटी एक्ट, या 9394 ऑफ सीजीएसटी एक्ट वाला रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म वाला सेक्शन हो, उसमें अगर रिवर्स चार्ज में टैक्स पे किया तो सर उसका क्रेडिट अब कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा। अब सुनना बात को ध्यान से, नॉर्मल रजिस्ट्रेशन नंबर वाली ब्रांच एक बार रिवर्स चार्ज में टैक्स पे कर देगा, फिर क्या करेगा, वो नॉर्मल रजिस्ट्रेशन नंबर वाला यूनिट सर जो बिल आया था आरसीएम वाला वैसा बिल बना के लिख देगा किसको, आईएसडी को। बस वो आईएसडी जो है सेम स्टेट में होना चाहिए जहां पे वो नॉर्मल रजिस्ट्रेशन यूनिट है, एंड सर सेम स्टेट में होना चाहिए हैविंग द सेम पेन नंबर बेटा। तो ऐसे केस में जैसे 1 लाख का बिल आया तो 1 लाख प्लस 18% सपोज टैक्स था, तो 1 लाख का बिल आया होगा, 18,000 रुपये टैक्स रिवर्स चार्ज में पे किया होगा नॉर्मल यूनिट ने। नॉर्मल यूनिट अब क्या करेगा, 1,18,000 का बिल लिख देगा किसको, एचओ को, एचओ मतलब आईएसडी को। सर फिर आईएसडी क्या करेगा, उस बिल के बेस पे क्रेडिट ले लेगा 18,000 की, और 18,000 का जो क्रेडिट लिया है नाउ इट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड टू ऑल द ब्रांचेस हैविंग द सेम पेन नंबर इन प्रोपोर्शन टू दी सर वैल्यू ऑफ टर्नओवर ऑफ द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर, जो मैकेनिज्म हमने आईएसडी में पढ़ा हुआ बेटा। हाँ है ना भाई। तो जो वो सर्विस थी कॉमन सर्विस, जिन जिन यूनिट के लिए सर्विस थी वो कॉमन, उन यूनिट को प्रोपोर्शन क्रेडिट पास ऑन हो जाएगा जो नॉर्मल आईएसडी मैकेनिज्म होता है। तो कुल मिला के ये आरसीएम में जो लायबिलिटी आती है वो आईएसडी नंबर से पे नहीं होती है। तो नॉर्मल रजिस्ट्रेशन नंबर वाली यूनिट जो सेम स्टेट में है वो पहले आरसीएम वाला बिल लेगी, वो नॉर्मल टैक्स पे करेगा रिवर्स चार्ज में, और फिर एचडी बिल लिख देगा किसको, आईएसडी को। आईएसडी उसके बिल के बेस पे क्रेडिट लेगा और फिर सारे यूनिट को डिस्ट्रीब्यूट कर देगा जहां जहां पे क्रेडिट डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए था बेटा। हाँ है ना भाई। तो प्रैक्टिकली पहले भी फॉलो होता था, पर लॉ में क्या लिखा नहीं था, तो अब लॉ में लिख दिया बेटा, दैट्स इट। बस ये आईएसडी का अमेंडमेंट भी खत्म हो गया है बेटा। हाँ है ना भाई, क्लियर। तो सर मैं आपको बुक की लैंग्वेज से बताता हूं कि क्या कहां का चेंज करा जिसका इफेक्ट था। मैंने आपको अल्टीमेटली कंक्लूजन समझा दिया, शायद समझ में भी आ गया होगा बेटा आपको। आइए बच्चों, ये आईएसडी का टॉपिक जहां शुरू हुआ है, सेक्शन नंबर 20, 21 एंड रूल नंबर 39। सबसे पहला आईएसडी का डेफिनेशन में चेंज किया, जिसमें वो रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म वाला भी सर यहां पे पॉइंट ऐड कर दिया। आईएसडी मींस एन ऑफिस ऑफ द सप्लायर ऑफ गुड्स और सर्विस और बोथ which receives tax invoices towards receipt of input services including invoices वो RCM वाले in respect of services liable to tax under RCM under section 93 or 94 of this act or 53 or 54 of IGST act for or on behalf of distinct persons referred to in section 25। तो distinct person ने जो reverse charge वाली सर्विसेज ली होगी उसका भी क्रेडिट इसको आएगा। कहां से आएगा, जो नॉर्मल रजिस्ट्रेशन नंबर लिया होगा उसने जो रिवर्स चार्ज की लायबिलिटी पे किया होगा उसने बिल लिखा होगा किसको, आईएसडी को, और आईएसडी फिर क्रेडिट डिस्ट्रीब्यूट करेगा अपनी दूसरी ब्रांचेस को। है ना भाई। तो वो लाइन ऐड कर दिया पे बेटा, एंड लायबल टू डिस्ट्रीब्यूट द आईटीसी इन रेस्पेक्ट ऑफ सच इनवॉइसेस इन द मैनर प्रोवाइडेड इन सेक्शन नंबर 20। तो आईएसडी ने सेक्शन नंबर 20 को रेफर कर दिया। ठीक है। अच्छा, रिवर्स चार्ज का क्रेडिट कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा, हम आगे एक रूल दे रखा है वो पढ़ेंगे बेटा। फिर सेक्शन नंबर 20 को रिप्लेस किया बेटा, और वहां लिख दिया क्या, वैसे मैंने एनालिसिस में कंक्लूजन लिख रखा है बेटा, पर पढ़ लीजिए एक बार, फिर भी लैंग्वेज पढ़ा रहा हूं, बाकी प्रोविजन में पढ़ा चुका बेटा आपको। एनी ऑफिस ऑफ
any office of the supplier of goods or service or both which receives tax invoices towards receipt of input services, including invoices in respect of services liable to tax under RCM under section 93 or 94 of this act or 53 or 54 of IGST act, for or on behalf of distinct persons referred to in section number 25 shall be required to be registered as ISD under section number 24 clause number 8 of the CGST Act and shall distribute the ITC in respect of such invoices. Since इस प्रोविजन ने लिख दिया क्या ISD को रजिस्ट्रेशन कराना कंपलसरी है, यहां से हमने इंटरप्रिटेशन निकाला और बोल दिया कि नाउ सर all businesses with multiple GSTINs under the same PAN number receiving invoices for inward input supplies of services are mandatorily required to register as an ISD. Until now ISD registration was optional, but with this amendment it has become compulsory. Clear? Done. फिर सबसेक्शन 2 को रिप्लेस करके क्या बोला है, मैकेनिज्म दिया है, कोई खास नहीं है. The ISD shall distribute the ITC of GST charged on invoices received by him, including the ITC of services liable to GST under RCM under section 93, 94 of CGST Act or 53, 54 of IGST Act, paid by a distinct person registered in the same state as of the said ISD. मतलब सर रिवर्स चार्ज का लायबिलिटी उस नॉर्मल यूनिट ने पे किया होना चाहिए जो सेम स्टेट में है जहां पे ISD लोकेटेड है. In such manner and within such time and subject to such restrictions and conditions as may be prescribed. तो जो रूल्स दे रखे हैं उन रूल्स ने जो हमने ऑलरेडी पढ़े हुए हैं सर उसके अकॉर्डिंग ITC डिस्ट्रीब्यूट करना है. जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं नो डाउट, इन रूल्स को सब्स्टिट्यूट किया पर जो हमने पढ़ा वही इंटरप्रिटेशन है, कोई मेजर चेंज नहीं सर इसके अंदर. ओके मालिक, तो ISD का जो मैकेनिज्म हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है वही मैकेनिज्म के थ्रू यहाँ पे सर डिस्ट्रीब्यूशन दे रखा है, कोई मेजर इसमें चेंज नहीं किया गया है. ओके, अब यहां देखिए ये रूल नंबर 39 सब रूल नंबर 1A जो नया इंसर्ट किया, जो मैंने आपको अभी पढ़ाया कि अगर आरसीएम वाली इनवर्ट सप्लाई ली है तो नॉर्मल यूनिट जो नॉर्मल रजिस्ट्रेशन नंबर जिसने लिखा है जो विद इन द सेम स्टेट है जहां पे ISD है उसको टैक्स पे करना होगा. और वो क्या करेगा, अपने नाम का टैक्स इनवॉइस लिखेगा, ISD को क्रेडिट ISD के पास चली जाएगी और फिर ISD डिस्ट्रीब्यूशन करेगा क्रेडिट का. बेटा ठीक है, पढ़ लो, ये 39 सब रूल नंबर 1A में लिखा है. फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्रेडिट इन रेस्पेक्ट ऑफ इनपुट सर्विसेज attributable to one or more distinct persons subject to levy of GST under RCM under section 93 or 94 of this act or under section number 53 or 54 of IGST Act. A registered person having the same PAN and same state code as the ISD may issue an invoice. तो नॉर्मल यूनिट क्या करेगी, एक इनवॉइस इश्यू करेगी और एज द केस में भी डेबिट नोट और क्रेडिट नोट एज पर द प्रोविजंस ऑफ रूल नंबर 54 सब रूल नंबर 1 है जो टैक्स इनवॉइस चैप्टर में हमने पढ़ा था कि अगर कोई इनवॉइस आपने नॉर्मल ब्रांच के नाम पे लिख दिया है इंस्टेड ऑफ ISD तो नॉर्मल ब्रांच क्या करेगा, सेम इनवॉइस लिखेगा ISD को और क्रेडिट यहां से वहां पास ऑन करके फिर ISD डिस्ट्रीब्यूशन करेगा. वो रूल का रेफरेंस याद दे दिया बेटा. टू ट्रांसफर द क्रेडिट ऑफ सच कॉमन इनपुट सर्विसेज टू द ISD तो क्या करेगा, वो नॉर्मल यूनिट बिल लिखेगा किसको, ISD को, सो दैट क्रेडिट कैन बी ट्रांसफर्ड टू द ISD and such credit shall be distributed by the said ISD in the manner as discussed in above paras. और फिर ISD क्या करेगा, उस क्रेडिट को डिस्ट्रीब्यूट कर देगा. दैट्स इट, खत्म. ओके, एंड सर जहां जहां भी सेक्शन में पूरे चैप्टर में पूरे GST में 73 74 का रेफरेंस था वहां 74A भी इंसर्ट किया, वो तो ठीक है, आपको पहले भी पढ़ाया हुआ मैंने आपको. डन. ये ISD का अमेंडमेंट खत्म होता है. अब तो दो बातें कंक्लूसिवली आपको ध्यान रखनी है. एक तो क्रॉस चार्ज मैकेनिज्म खत्म हो गया, अगर आपको क्रेडिट डिस्ट्रीब्यूट करना तो ISD मैकेनिज्म फॉलो करना कंपलसरी हो गया, ISD रजिस्ट्रेशन कराना कंपलसरी हो गया. सेकंड, रिवर्स चार्ज वाली सर्विसेज नॉर्मल रजिस्ट्रेशन नंबर के थ्रू आप एक बार टैक्स पे करेंगे आरसीएम में, फिर वो नॉर्मल रजिस्ट्रेशन नंबर जो सेम स्टेट में होना चाहिए ISD के, बिल लिखेगा ISD को, क्रेडिट ISD के पास पहुंचेगा और फिर ISD नॉर्मल प्रोसीजर के थ्रू क्रेडिट डिस्ट्रीब्यूट कर देगी. दैट्स इट. आइए बच्चों, सर आइए, अब है अमेंडमेंट कौन सा, सेक्शन नंबर 9 सबसेक्शन 5 सेकंड अमेंडमेंट जो हुआ है वो हुआ है, कोई मेजर नहीं हुआ है, सिंपल सा चेंज है. सर 95 याद करो, ओला उबर स्विगी जोमेटो, हाँ है ना भाई, उसमें स्विगी जोमेटो याद करो बेटा. स्विगी जोमेटो का नाम याद आते ही थोड़ी बहुत भूख लगने लग जाती है बच्चों, पर कोई बात नहीं, पहले पढ़ाई फिर बाद में सर हमारे भूख मिटेगी सर पेट वाली. सर रेस्टोरेंट सर्विसेज, क्लाउड किचन सर्विसेज, सुनना बच्चों ध्यान से, ये पहले भी नोटिफाइड था, अभी भी नोटिफाइड है, उसमें कुछ चेंज नहीं है. पहले भी 5 सर्विसेज थी, अभी भी 5 सर्विसेज है, उसमें कुछ चेंज नहीं है. तो सर अब रेस्टोरेंट वाले में क्या चेंज हुआ, सुनिएगा ध्यान से. रेस्टोरेंट सर्विसेज अगर आपने सप्लाई करी है थ्रू इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर
तो वहां पे आपको पता है दो सर्विसेज आर कवर्ड अंडर सेक्शन 95, इसलिए इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर विल बी ट्रीटेड एज इफ ईसीओ इज द सप्लायर ऑफ सच सर्विसेज एंड स्विगी जोमेटो विल बी लायबल टू पे द टैक्स एज इफ दे आर द सप्लायर ऑफ सच सर्विसेज। क्लियर, डन। ये हमने पहले भी पढ़ा था, अभी भी पढ़ा है, पर उसका एक एक्सेप्शन था। क्या एक्सेप्शन था बेटा? कि अगर वो रेस्टोरेंट स्पेसिफाइड प्रीमाइसेस में लोकेटेड है, अगर वो रेस्टोरेंट स्पेसिफाइड प्रीमाइसेस में लोकेटेड है तो वो 95 में कवर नहीं होगा, और ऐसे केस में वो रेस्टोरेंट नॉर्मल प्रोविजन के थ्रू टैक्स पे करेगा, और ऐसे केस में वहां पे स्विगी जोमेटो लायबल नहीं होगा टैक्स पे करने के लिए, वहां रेस्टोरेंट ही लायबल होगा टैक्स पे करने के लिए। अब स्पेसिफाइड प्रीमाइस क्या है? तो हमने पहले पढ़ा था कि अगर कोई होटल है जिसका रूम रेंट पर डे एक्सीडिंग 7500 मतलब 7501 या उसके अबव है, तो उस होटल को स्पेसिफाइड प्रीमाइस बोलेंगे। और उस होटल में अगर आपका रेस्टोरेंट लोकेटेड है और वहां से सर आपने खाना ऑर्डर किया है और वहां पे 95, वहां पे स्विगी जोमेटो के थ्रू खाना सप्लाई हुआ तो भी 95 नहीं लगेगा, और ऐसे रेस्टोरेंट पे नॉर्मल टैक्स लगेगा और नॉर्मल खुद रेस्टोरेंट टैक्स पे करेगा। ये हमने पहले पढ़ा था बेटा, अभी भी ऐसा ही है, थोड़ा इसको एनहांस कर दिया है। तो सर अभी क्या बोल दिया? स्पेसिफाइड प्रीमाइसेस में अगर वो रेस्टोरेंट है तो सर 95 नहीं लगेगा। स्पेसिफाइड प्रीमाइस क्या होगा? तो उसको 3 कैटेगरी में बोल दिया है। स्पेसिफाइड प्रीमाइसेस फॉर अ फाइनेंशियल ईयर मींस सर ऐसा होटल मतलब अगर होटल नहीं है तो सर ये प्रोविजन की बात आएगी नहीं, भले कितना ही बड़ा रेस्टोरेंट क्यों ना हो हमेशा 95 लगेगा। ये तीनों पॉइंट रिगार्डिंग होटल ही है। तो सर अगर आपका रेस्टोरेंट ऐसे किसी होटल में लोकेटेड है, फर्स्ट पॉइंट, जिसका प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में रूम रेंट वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑफ होटल अकोमोडेशन सर्विसेज इन द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर ऑफ एनी ऑफ अ यूनिट ऑफ अकोमोडेशन, मतलब एक भी रूम का रूम रेंट एक्सीडिंग 7500 था पर डे पर रूम और इक्विवेलेंट, तो ऐसे केस में ऐसे होटल के अंदर जो रेस्टोरेंट लोकेटेड है वहां पे 95 नहीं लगेगा। तो सर 7501 ध्यान रखिएगा बेटा, मिनिमम 7501 या उससे अबव रूम रेंट अगर है तो सर ऐसे होटल में जो रेस्टोरेंट लोकेटेड है, जैसे ताज होटल, उसके होटल ताज के किसी रेस्टोरेंट से आपने खाना ऑर्डर किया 95 स्विगी के थ्रू, 95 नहीं लगेगा, वो रेस्टोरेंट खुद टैक्स पे करेगा। एक्चुअली उसमें 18% टैक्स लगता है ऐसे रेस्टोरेंट्स पे, और वो खुद टैक्स पे करते हैं फॉरवर्ड चार्ज में, ताकि उनको पूरा इनपुट टैक्स क्रेडिट मिल पाए। ये लॉजिक है उसके पीछे का। ओके, पर मान लो सर पिछले फाइनेंशियल ईयर में आपका किसी भी रूम का रूम रेंट 7500 से अबव नहीं था, पर फिर भी आप चाहते हो कि मैं तो मेरे रेस्टोरेंट पे फॉरवर्ड चार्ज में खुद टैक्स पे करूं और 95 नहीं लगे, और एक्चुअली क्या है, नॉर्मली रेस्टोरेंट पे रेट ऑफ टैक्स है 5%, पर अगर किसी होटलियर ने अपने उस रेस्टोरेंट को डिक्लेयर कर दिया एज अ स्पेसिफाइड प्रीमाइसेस, उस रेस्टोरेंट के लिए अपने होटल को डिक्लेयर कर दिया एज अ स्पेसिफाइड प्रीमाइसेस, तो ऐसे केस में वहां 18% टैक्स लगेगा विद ऑल आईटीसी। नॉर्मली रेस्टोरेंट पे रेट ऑफ टैक्स कितना है बेटा? 5% विदाउट एनी आईटीसी, तो आईटीसी नहीं मिलता था, तो ऐसे बड़े होटल्स वालों को आईटीसी रिवर्स करना पड़ता था प्रोपोर्शनेटली। पर अगर उन्होंने अपने होटल को डिक्लेयर कर दिया एज ए स्पेसिफाइड प्रीमाइसेस, तो उनके रेस्टोरेंट पे 18% टैक्स लगेगा विद ऑल आईटीसी, तो उस होटल वाले को सारा आईटीसी मिलेगा, इंक्लूडिंग दैट रेस्टोरेंट में जो गुड्स और सर्विस काम आ रही है उसका भी बेटा। इसलिए सर फॉर इजी टैक्स मैनेजमेंट वो अपने होटल को डिक्लेयर कर सकते हैं एज अ स्पेसिफाइड प्रीमाइसेस, ऑल्दो उनका रूम रेंट पिछले फाइनेंशियल ईयर में 7500 क्रॉस नहीं किया था, तो भी वो चाहे तो सेल्फ डिक्लेरेशन दे सकते हैं, पर सेल्फ डिक्लेरेशन फाइनेंशियल ईयर शुरू होने से पहले देना पड़ेगा, बिटवीन 1 जनवरी टू 31 मार्च, बिफोर बिगिनिंग ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। 1 जनवरी से लेकर 31 मार्च के बीच में अगर इन्होंने सेल्फ डिक्लेरेशन दे दिया कि मेरा होटल जो है वो स्पेसिफाइड प्रीमाइस के कैटेगरी में काउंट किया जाएगा, तो वो होटल स्पेसिफाइड प्रीमाइसेस में आ जाएगा ड्यू टू सेल्फ डिक्लेरेशन, भले उसका रूम रेंट एक्सीडिंग 7500 नहीं था। ओके, और ऐसे होटल में अगर आपका रेस्टोरेंट लोकेटेड है तो सर वहां से अगर आप रेस्टोरेंट सर्विस दे रहे हो, इवन दो थ्रू स्विगी जोमेटो किसी भी ईसीओ के थ्रू सप्लाई करो, 95 नहीं लगेगा, और वहां पर रेस्टोरेंट खुद टैक्स पे करेगा, 18% टैक्स पे करेगा विद ऑल आईटीसी बेटा। ये 18% टैक्स विद ऑल आईटीसी ये आपके सिलेबस में नहीं आता, पर नॉलेज के लिए, लॉजिक के लिए बताया मैंने। और थर्ड, मान लो सर मैंने तो करंट ईयर में ही होटल चालू किया है साहब, मेरा होटल तो रजिस्टर्ड ही नहीं था जीएसटी में, तो मैं डिक्लेरेशन पिछले साल कैसे देता सर? तो मैंने तो करंट ईयर में होटल चालू किया है, अब पिछले साल का रूम रेंट तो ही नहीं सर, ना पिछले साल में डिक्लेरेशन दे पाता। करंट ईयर में अगर आपने रजिस्ट्रेशन कराया है अपने होटल का, रेस्टोरेंट का, तो सर जब रजिस्ट्रेशन के लिए आपने अप्लाई किया, उसका जब एक्नॉलेजमेंट आपको मिला होगा, रजिस्ट्रेशन कराने का एक्नॉलेजमेंट जब मिला होगा आपको, उसके 15 डेज में
उसके 15 डेज में अगर आपने सेल्फ डिक्लेरेशन दे दिया कि मेरा जो होटल है उसको स्पेसिफाइड प्रीमाइसेस माना जाए, तो सर ऐसे केस में आपके होटल को स्पेसिफाइड प्रीमाइसेस मानेंगे, और उसमें जो रेस्टोरेंट लोकेटेड है वहां से अगर आपने खाना सप्लाई किया तो 18% टैक्स लगेगा, खुद टैक्स पे करना फॉरवर्ड चार्ज में, और वहां पे 95 नहीं लगेगा। भले ही स्विगी जोमेटो के थ्रू सप्लाई किया है 95 नहीं लगेगा, खुद टैक्स पे करेगा विद ऑल आईटीसी। है ना भाई? तो ये 3 कैटेगरी के होटल्स को स्पेसिफाइड प्रीमाइस मान लिया गया, पर ये होटल में लोकेटेड तो ही होगा, प्रोविजन ध्यान रखिएगा। ओके, फर्स्ट कौन सा? जिसका प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर का रूम, एक भी रूम का रूम टैरिफ एक्सीडिंग रुपीज 7500 था। सेकंड, सर रूम रेंट 7500 या उससे कम ही था, किसी भी रूम का रूम रेंट एक्सीडिंग 7500 नहीं था, फिर भी आपने सेल्फ डिक्लेरेशन दे दिया बिटवीन 1 जनवरी टू 31 मार्च बिफोर द बिगिनिंग ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, तो ऐसे केस में आपके होटल को स्पेसिफाइड प्रीमाइस मान लेंगे। और थर्ड, अगर करंट ईयर में आपने रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई किया, तो रजिस्ट्रेशन के लिए जब अप्लाई किया उसका जब एक्नॉलेजमेंट आपको मिला उसके 15 डेज में आपने डिक्लेरेशन दे दिया कि मेरे होटल को स्पेसिफाइड प्रीमाइस माना जाए। तो ऐसे सर होटल्स में अगर आपका रेस्टोरेंट लोकेटेड है तो उस रेस्टोरेंट के लिए सर 95 नहीं लगेगा, और सर आप वहां पे खुद टैक्स पे करिएगा, फॉरवर्ड चार्ज में पूरा टैक्स आपको रेस्टोरेंट को ही पे करना है बेटा। क्लियर? डन। और एक बात और ध्यान रखना बच्चा, जहां 95 नहीं लगता और आप अगर ईसीओ के थ्रू कोई टैक्सेबल सर्विस और टैक्सेबल गुड्स अप्लाई करते हो और पेमेंट पहले ईसीओ के अकाउंट में आता है और फिर ईसीओ सप्लायर का अकाउंट सेटलमेंट करता है, तो वहां टीसीएस के प्रोविजन अप्लीकेबल होते हैं, ध्यान रखिएगा बेटा। तो जहां 95 नहीं लगता वहां टीसीएस जरूर लगता है, ये ध्यान रखना बेटा। क्लियर? इसी के साथ भारत माता की जय, इसी के साथ ये अमेंडमेंट भी खत्म होते हैं अब। क्लियर? भारत माता की जय। अच्छा एक बात और बेटा, तो 2 अमेंडमेंट हुए, खास नहीं है सर, एक तो आईएसडी वाला और एक स्पेसिफाइड प्रीमाइसेस वाला। इसमें आईएसडी मेरे को थोड़ा सा इंपॉर्टेंट लगता है एग्जामिनेशन पर्पस के लिए, टफ नहीं था, अच्छा पॉइंट था। सेकंड बात, सर मैंने इन अमेंडमेंट नोट्स के साथ में एक मास्टर समरी भी अपलोड किया है आपके लिए। अच्छा, मैंने वैसे समरी बुक और अपना मेन बुक जो है उसमें मैंने और अपना चार्ट बुक सॉरी उसमें एक मास्टर समरी लास्ट में मैंने अटैच किया है, जिसके अंदर जितनी भी मॉनेटरी लिमिट्स थी, जितने भी ड्यू डेट्स वगैरह थे, जितने भी इंटरेस्ट की रेट्स थी, उन सबको एक ही जगह कंपाइल कर दिया है, सो दैट आपको एग्जाम से पहले सर जब भी होता ना कंफ्यूजन, कहीं पे क्या लिमिट है, कहीं पे एक्सीडिंग था, कहीं पे अप टू था, वो सब कंफ्यूजन वहां से रिवाइज हो जाएंगे और आप सारे कंफ्यूजन दूर हो जाएंगे, कहीं आपको एम्बिग्यूटी रहेगी नहीं और आपका इफेक्टिव रिवीजन होगा, वो भी एफिशिएंटली। क्लियर? सो ऑल द बेस्ट गाइस, मस्त होके पढ़े, खुश होके पढ़े, विच इज मोर इंपॉर्टेंट। वी आर प्रेइंग फॉर योर सक्सेस, पर यस दिल से पढ़िए सर, मजबूरी में मत पढ़िए, पढ़ाई को कभी भी आप बर्डन मत मानिए, एंजॉय द पढ़ाई। अच्छा, पढ़ाई में एंजॉयमेंट कब आएगा? जब आप दिल से टॉपिक को पढ़ेंगे और उसको समझने की कोशिश करेंगे। सर केवल एग्जाम पास करने के लिए नहीं, सीए बनने के लिए पढ़ाई करिए बेटा। ऑल द बेस्ट, वी आर प्रेइंग फॉर योर सक्सेस। ताकत लगा दो अपनी पूरी, क्योंकि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। वी ऑल आर प्रेइंग फॉर योर सक्सेस, योर पेरेंट्स आर वेटिंग फॉर योर सक्सेस। ऑल द बेस्ट गाइज, लव यू लॉट, टेक केयर, डू शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स एंड माहौल बनाइए शानदार वाला। थैंक यू सो मच, बाय बाय। और हाँ, ये जो नोट्स है, अमेंडमेंट नोट्स, मैं शायद बता चुका हूं आपको, अपनी वेबसाइट ymconcept.com उसके फ्री रिसोर्सेज में सीए फाइनल में इंपॉर्टेंट फॉर जनवरी 26 वहां आपको मिल जाएंगे बेटा। ओके, थैंक यू सो मच। और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मैंने इसका लिंक दिया है बेटा। डन, बाय बाय, थैंक यू।